नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। टेलीग्राम पर अस्थायी रोक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सरकार से टेलीग्राम की याचिका पर जवाब मांगा है। टेलीग्राम ऐप ने अस्थायी रोक को चुनौती दी है। नीट री एग्जाम के मद्देनजर रोक लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रही है, जहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से टेलीग्राम पर रोक लगाने की बात कही गई थी और उसके पीछे हवाला दिया गया था कि पिछली दफा री नीट का जो एग्जाम है 21 जून को संपन्न होना है। उस दौरान कोई भी लापरवाही, हीलावाली की तस्वीरें सामने ना आए, पेपर लीक ना हो, उसको लेकर टेलीग्राम को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यानी कि 22 जून तक फिलहाल रोक लगाई गई है। लेकिन अब टेलीग्राम कंपनी इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली हाईकोर्ट जब खटखटाया दरवाजा, तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर अब जवाब मांगा गया है। सरकार से टेलीग्राम की याचिका पर जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। टेलीग्राम ऐप ने अस्थायी रोक को चुनौती दी है, जहां अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। नीट री एग्जाम के मद्देनजर टेलीग्राम पर फिलहाल 22 जून तक रोक लगाई गई थी। 21 जून को री नीट का एग्जाम होना है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की तरफ से अपना जवाब भी पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी हाल फिलहाल में हवाला ये दिया गया था कि जो नीट का एग्जाम है वो टेलीग्राम के माध्यम से लीक किया गया था और टेलीग्राम के माध्यम से ही उस पर्चे को और लोगों तक बांटा गया था, जिसकी वजह से सरकार इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और इसी के चलते आपको बता दें कि अब ये पूरा मामला न्यायालय पहुंच चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जवाब केंद्र सरकार से मांगा गया है और देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर किस तरह से जवाब देती है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि एक तरफ छात्रों के भविष्य का जिक्र करते हुए सरकार की तरफ से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें एनटीए की तरफ से भी कदम उठाए गए। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला था वो सरकार की तरफ से ये लिया गया कि 21 जून को एग्जाम है और 22 जून तक अस्थायी रोक टेलीग्राम पर लगाई जा रही है, जिसके मद्देनजर इस फैसले का स्वागत यहां पर छात्र और अभ्यर्थी भी कर रहे थे जो नीट का एग्जाम देंगे, क्योंकि उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। उनके यहां पर आपको बता दें कि साल बर्बाद ना हो, उनका करियर बर्बाद ना हो, उसको लेकर लगातार कई तरह के कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं और उसी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में ये पूरा मामला चले गया और दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अब सुनवाई होती हुई नजर आएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से, टेलीग्राम और केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोपहर 2:30 बजे का समय जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। री नीट का एग्जाम होना है 21 जून को। ऐसे में किसी तरह की कोई कोताही, लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आने पाए, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते इस केंद्र सरकार की तरफ से टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने जैसे ही टेलीग्राम पर रोक लगाई तो निश्चित तौर पर टेलीग्राम कंपनियों को बहुत ज्यादा घाटा हुआ, नुकसान होने लगा। जो टेलीग्राम यूजर्स हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में लगातार कई तरह की ऊहापोह की स्थिति देखने को मिल रही थी। अब इस बीच आपको ये भी बताते चले कि टेलीग्राम जो कंपनी है वो सीधा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और दरवाजा खटखटाया गया। तो दिल्ली हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले को लेकर दोपहर 2:30 बजे आज सुनवाई करेगा। सरकार से टेलीग्राम की याचिका पर जवाब मांगा गया है। अब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर दोपहर 2:30 बजे जब सुनवाई होगी तब क्या कुछ जवाब दिया जाता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नीट का एग्जाम है और नीट के एग्जाम में कोई लापरवाही इस बार सरकार बरतना नहीं चाहती है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। स्नेह कमल, पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होनी है, केंद्र सरकार किस तरह से अपना जवाब पेश कर सकती है? ठीक है स्नेह कमल, मैं लौट रही हूँ आपके पास और ऐसे में एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तक साझा कर रहे हैं किस तरह से टेलीग्राम ऐप ने अस्थायी रोक लगाई थी, उसको यहाँ पर चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट में ये पूरा मसला चल रहा है और एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे यहाँ पर सुनवाई होगी। स्नेह कमल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे जानकारी हम ले रहे हैं। स्नेह कमल, अपने एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा, उसके बाद अपनी बात रखिए कि किस तरह से जानकारी मिल रही है, जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर हाईकोर्ट में किस तरह से केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी।
और देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और जो नोटिस भेजा है उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया है कि री नीट का जो एग्जाम हो उसमें हम कोई भी लापरवाही, कोई भी अनियमितता या कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके चलते टेलीग्राम को यहाँ पर फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। क्योंकि पिछली दफा जब नीट का एग्जाम यहाँ पर आपको बताते चले कि लीक हुआ था और माफियाओं की वजह से लीक किया गया था, तो टेलीग्राम ही उसे एक माध्यम बनाया गया था, उसे मीडियम बनाया गया था, जिसके आधार पर एक जगह से दूसरी जगह पेपर भेजा गया और इसमें छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास किया गया। छात्र सड़कों पर भी उतरे थे, तमाम तरह की तनावपूर्ण स्थिति और तस्वीरें भी देखने को मिल पाई थी। लेकिन अब इस बीच आपको ये बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर टेलीग्राम कंपनी सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती नजर आई, जहां दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई करेगा और सुनवाई के दौरान न सिर्फ टेलीग्राम की तरफ से अपनी दलीलें दी जाएगी बल्कि केंद्र सरकार भी अपना जवाब देगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। नवजात बच्चों को बेचने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने 5 नवजात बच्चे बरामद किए हैं। दिल्ली और राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है। जांच में 20 से ज्यादा बच्चों को बेचने का खुलासा हुआ है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि बेहद गंभीर हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने 5 नवजात बच्चे बरामद किए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अभी कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस पूरे ट्रैफिकिंग का शिकार हुए होंगे और अभी बहुत से बच्चों का कुछ भी नहीं पता चला है। जांच में 20 से ज्यादा बच्चों को बेचने का खुलासा हुआ है, लेकिन कहां बेचा है, कैसे बेचा है, किसको बेचा है, इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। एक बड़ा नेटवर्क यहां पर लंबे समय से चल रहा था। बीच में लगातार ये देखने को मिल रहा था कि बच्चों के गायब होने की खबरें निरंतर सामने आ रही थी, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब दिल्ली और राजस्थान से कुछ गिरफ्तारी हुई है और उन गिरफ्तारियों के आधार पर पुलिस का कहना कि बहुत जल्दी खुलासा होगा। लेकिन जब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया तो जांच के दौरान और पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 20 से ज्यादा बच्चों को बेचा गया है। अब कहां बेचा गया, किसे बेचा गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। नवजात बच्चों को बेचने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने 5 नवजात बच्चे इस वक्त बरामद कर लिए हैं, लेकिन बाकियों के लिए छानबीन लगातार की जा रही है ताकि उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिए जा सके। और ऐसे में ये बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा नेक्सस लंबे समय से पैर पसार रहा है और अब इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। स्नेह कमल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, देखिए बेहद गंभीर मामला है जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बीच 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कोई बड़ा खुलासा? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों खरीद फरोख्त करने वाले एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। उनके पास से 5 नवजात बच्चे बरामद हुए। पुलिस ने अभी तक इस सिंडिकेट के 12 लोग गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जो सिंडिकेट के बारे में ये पता लगा कि यह लोग बच्चों को एक दूसरे राज्यों से लाते थे और बस रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करते थे। फिर जरूरतमंद माता पिता को एक बच्चा लाख में दे देते थे। इस सिंडिकेट के कुछ बच्चे हरियाणा में बेचे हैं तथा कुछ जांच में यह भी पाया गया कि अब तक इस सिंडिकेट में लगभग 20 बच्चे बेचे। दिल्ली पुलिस को यह शक है कि सिंडिकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनको लेकर जो गिरफ्तार लोग उनसे भी पूछताछ चल रही है। अन्य सदस्यों के बारे में जो है दिल्ली पुलिस जानकारी जुटा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली और राजस्थान से पकड़ा है और अब से कुछ देर के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के डीसीपी एक प्रेस वार्ता करके इस मामले की और जानकारी देंगे। और निश्चित तौर पर, और ऐसे भी देखिए कई 5 नवजात बच्चे बताए जा रहे हैं जिनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। क्या उनके अभिभावक परिजनों को सौंप दिया गया? इसके साथ ही जो अभी 20 से ज्यादा बच्चों को बेचने का मामला सामने आया है और ये खुलासा हुआ, इसको लेकर किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है? स्नेह कमल जी, अभी जो बच्चे बरामद हुए हैं अभी वो दिल्ली पुलिस की देखरेख में है। अभी पूछताछ करके ये पता लगाया जा रहा है कि इन बच्चों को कहां से चुराया गया है, कहां से लाया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि अब से कुछ देर के बाद, हालांकि समय 12 बजे का था, लेकिन अभी 2-4-10 मिनट के अंदर ही दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इस मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता करेंगे और इस मामले का और अधिक खुलासा करेंगे। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
लखनऊ से बड़ी खबर, जहां केजीएमयू के पीछे बनी 350 झोपड़ियां हटाने की तैयारी हो रही है। नगर निगम ने जांच के लिए संयुक्त समिति का गठन कर दिया है। 19 जून को स्थिति का आकलन करेगी अब टीम, जहां निरीक्षण के बाद 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई का सिलसिला यहां पर तेज किया जाएगा। हालांकि पहली जो वजह है वो है सौंदर्यीकरण, और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत ना रहे, क्योंकि चोरी चकारी, आगजनी और तमाम ऐसे घटनाक्रम है जो पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़ रहे थे। अब ऐसे में प्रशासनिक अमला और नगर निगम का यह कहना है कि 350 झोपड़ियां जो हटाई जाएगी, अगर लोगों में नाराजगी देखने को मिल पाती है तो उनको एक स्थायी तौर पर यहां पर उनको छत दी जाएगी, उनको मकान दिया जाएगा ताकि वो वहां पर रह सके, अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन जो यहां पर झोपड़ियां हैं, 350 झोपड़ियों की संख्या बताई जा रही है, उनको जल्द ही सफाई यहां पर किया जाएगा, बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ध्वस्तीकरण किया जाएगा। अब ऐसे में लोगों की नाराजगी, और लोगों को पहले से हिदायत दी गई है जो भी आप लोगों के जरूरी सामान है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि जब यहां पर बुलडोजर होगा या फिर तमाम कार्रवाई होगी तो उस दौरान किसी भी तरह की कोई लापरवाही की स्थिति ना रहे, उसको लेकर तमाम तैयारी और प्रयास किए जा रहे हैं। तो निरीक्षण के लिए तमाम टीमें पहुंचेंगी और निरीक्षण के 1 हफ्ते के भीतर ही रिपोर्ट आगे सौंपी जाएगी, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। केजीएमयू के पीछे तकरीबन 350 झोपड़ियां बनी हुई है जहां पर तमाम लोग रहते हैं, अब उनको हटाने की तैयारी है। नगर निगम ने जांच के लिए संयुक्त समिति का गठन कर दिया है। 19 जून को स्थिति का आकलन भी टीम की तरफ से किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि निरीक्षण के बाद 1 हफ्ते के भीतर ही रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश के 26 जिले ऐसे हैं जहां एक बार फिर से गर्मी का पारा बढ़ चुका है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने अब हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 4 से 5 दिनों में कई जिलों में लू का अलर्ट जारी है। आज 26 जिलों में तापमान बढ़ने का अनुमान है। वाराणसी, अयोध्या, बहराइच समेत जिले कई ऐसे शामिल हैं जहां पर हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। कई लोग इस वक्त इस गर्मी की वजह से परेशान भी नजर आ रहे हैं। बिजनौर से बड़ी खबर, घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट का मामला है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हथियारों के बल पर लूटपाट की और मारपीट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। तो ये बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपियों ने हथियारों के बल पर लूटपाट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। जहां आपको बताते चले कि घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट का मामला है। तो बिजनौर से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली है और इसके साथ ही अब लगातार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब किस तरह से चीजें यहां पर देखने को मिल पाती है वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि पुलिस के हाथ जो बड़ी कामयाबी लगी है वहां पर आरोपियों से पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है उनसे ये पता लगाने की भी कोशिश होगी कि क्या उनके अन्य साथी भी यहां पर उनके साथ मौजूद हैं, और अगर कई फरार चल रहे हैं तो उनकी लोकेशन क्या हो सकती है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। और इसके साथ ही अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अभी और कई बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हो सकती है। आरोपियों ने हथियारों के बल पर लूटपाट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जहां घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसको लेकर लंबे समय से आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी और आखिरकार अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जहां आरोपियों ने हथियारों के बल पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और अब पीड़ित परिवारों को न्याय भी यहां पर मिल चुका है, जहां पर पुलिस का यह कहना कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। तो देखिए, लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। अब बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने प्रेमी को ससुराल मिलने के लिए बुलाया था। वहां प्रेमी के पहुंचने पर महिला का पति और अन्य परिजनों ने प्रेमी के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल प्रेमी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया। मामले में महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में इस वक्त जुटी हुई है।
तो देखिए, बीबी नगर में युवक की मौत से सनसनी मची हुई है। बुलंदशहर से ये पूरा मामला है। प्रेमी की हत्या के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जहां प्रेमिका और पति को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और इस बड़े जघन्य अपराध में ससुराल वालों ने प्रेमी की पीट कर निर्मम हत्या की, इस तरह का आरोप लगाया गया है। बुलंदशहर हत्याकांड में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। दिनांक 14 जून 2026 को थाना चतारी क्षेत्र के रहने वाले अवधेश अपनी कथित प्रेमिका मंजू से मिलने बीबी नगर थाना क्षेत्र में गए थे, जहां पर परिवारजनों का आरोप है कि प्रेमिका मंजू और उनके पति कृष्णा व अन्य ससुरालजनों द्वारा अवधेश के साथ मारपीट की गई। इसमें गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें सभी तथ्यों में जांच की गई थी और 5 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा। वहीं मिर्जापुर के सिंघवान गांव के समीप जंगल में एक अज्ञात युवती का शव मिलता है, जहां सूचना पर मौके की ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। शव की स्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। जंगल क्षेत्र में शव होने के कारण सीआरओ ने मृतका के पैर का हिस्सा नोच लिया था, जहां ग्रामीणों ने जानवरों को भगाने के बाद पुलिस को सूचना भी दी। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जुटाए हैं। 15 दिन पहले जंगल से अज्ञात बच्ची का शव भी बरामद हुआ था, जिसके बाद ग्रामीणों में अब नाराजगी है। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई खास एक्शन या कदम नहीं उठाया गया, लेकिन मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, जिसने कई साक्ष्य जुटाए हुए हैं। हत्या की आशंका और पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है, जहां आपको बता दें कि 15 दिन में ये दूसरा शव बरामद हुआ, जिसके बाद लोगों में अब डर और भय की स्थिति है, हड़कंप मचा हुआ है। जंगल में अज्ञात युवती का शव मिला, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। रायबरेली से बड़ी खबर, नदी में महिला का शव मिला। शव को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मचा। आपको बता दें कि महिला के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है, जहां मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौजूद है। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस प्रशासन की टीम जुटी हुई है। शव देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि महिला के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौजूद है और इसके साथ ही मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जहां महिला का शव मिला नदी में और उसके बाद महिला की शव की शिनाख्त की जा रही है। महिला कौन है, कहां से आई और इसकी हत्या की गई है या आत्महत्या है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि महिला के शव यानी कि शरीर पर कोई चोट के निशान है या नहीं है, लेकिन अभी तक जो प्राथमिकी जांच है उसमें यह कहा जा रहा है कि पहले शव की पहचान की जाएगी और उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है उसका सिलसिला तेज किया जाएगा। मामले की जांच में पुलिस पूरी तरह से जुट चुकी है और प्रशासनिक अमले में अभी ये कहना लोगों को जो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिनमें डर और भय की स्थिति है, उनको शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। शव देखकर ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति मच चुकी है और ग्रामीणों में अब डर की स्थिति है, जहां पर ग्रामीणों का कहना कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और बेहद संदिग्ध मामला ये बताया जा रहा है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। पुलिस प्रशासन की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है और जैसे ही महिला की पहचान होती है तो शायद उसके बाद पूरी तरह से मामला यहां पर ठीक होता हुआ नजर आएगा, यानी कि कई खुलासे हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। नेहरू विहार हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गैंगवार में बदला लेने के लिए मारी गई थी राशिद को गोली। बड़ी खबर, 2 आरोपी अयान और इमरान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, नेहरू विहार हत्याकांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गैंगवार में बदला लेने के लिए राशिद को गोली मारी गई थी। जहां वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी भी फिलहाल पुलिस ने बरामद कर ली है। वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी को जो स्कूटी जो थी उसे बरामद करने के बाद अब साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर प्लेट के माध्यम से लगातार कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया गया। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि गैंगवार में बदला लेने के मामले को लेकर कार्रवाई तेज की जा रही है।
अब बात करते हैं उत्तराखंड देवभूमि की, जहां कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश के आसार हैं। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश के आसार हैं। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पूर्व अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है कि आज बारिश हो सकती है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान है और उसी को लेकर लगातार प्रशासनिक अमला धरातल पर मौके का मुआयना कर रहा है, स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में पानी भर जाएगा, जलमग्न वाली स्थिति होगी, लोगों को परेशानी हो सकती है। लेकिन जब बात पहाड़ी इलाकों की आ जाती है तो वहां पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड और रास्ते बंद हो सकते हैं। स्मिता चौहान मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। स्मिता, फिलहाल देवभूमि के मौसम को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि देवभूमि में आज जो है मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं आपको बताते हैं 20 जून से जो है प्री मानसून की दस्तक की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही जो बादल है देहरादून में वो अटकेलियां खेल रहे हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें, अगर पहाड़ी जिलों की हम बात करें तो पहाड़ी जिलों में भी मौसम कुछ इसी तरह से बना हुआ है। चाहे हम रुद्रप्रयाग की बात कर ले, चमोली की बात कर ले, केदारनाथ की बात कर ले या चारों धामों की बात कर ले, इसके अलावा चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, इन सभी जगहों पर जो है सुबह से बादल छाए हुए हैं और ये अनुमान है कि वहां पर बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में कभी धूप कभी छांव जैसा मौसम बना हुआ है। फिलहाल तो देहरादून में भी धूप निकली हुई है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि पहाड़ का जो मौसम होता है वो हमेशा अनप्रेडिक्टेड होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मौसम कभी भी बदल जाता है। तो कुछ इस तरह की स्थितियां यहाँ देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासनिक अमला पूरी तरह से बारिश को लेकर तैयार है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी आपदा की स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जो विभाग है वो पहले ही तैयारियां कर चुका है। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर नालों को दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है ताकि आने वाले समय में लोगों को परेशानी न होने पाए। बहरहाल जानकारी साझा की स्मिता, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।